चलिए स्टार्ट करते हैं। एफएम। चलिए start। ठीक है, साउंड क्लियर है। वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक चल रहा था। लास्ट मैंने आपको कैश बजट पे सम करवाया था और बैलेंस शीट वाला एक टॉपिक था वो एक्सप्लेन किया था। इसमें पीएनएल बैलेंस शीट बनानी बाकी थी, तो मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। उसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लो, बाकी है तो पहले आज सॉल्व कर लेना, बिकॉज वो सम कंप्लीट तो पहले आपको ही करना पड़ेगा। बोलो, करवाना है उसमें कुछ या फिर आगे देखना है? ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ उसके पहले ना बीच में एक दो टॉपिक पेंडिंग थे, मैंने बोला था वो कराऊंगा, लेकिन उसको लास्ट में रखते हैं। मुझे थोड़ा रेफर भी करना है, एक बार के लिए वो टॉपिक पे नहीं जाते, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं उसके बदले। दैट इज ऑन पेज नंबर 676। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक नया सब पार्ट है इस चैप्टर का, ऐसा आप समझ लो, सब टॉपिक है, पुराने टॉपिक से लेना देना नहीं है। बात वर्किंग कैपिटल की हो रही है, लेकिन अभी तक हम ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर रहे थे, फिर करंट असेट करंट लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट गिन रहे थे। यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात की है। इन्वेंट्री का भी वर्किंग कैपिटल से डायरेक्ट रिलेशन है। ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने जाओगे तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा उसमें, तो वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। और अगर कम इन्वेंट्री रखने जाओगे तो उसमें फिर ऐसा होगा कि प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ गई, कहीं स्टॉक खाली हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो अदरवाइज आपका नुकसान होगा कि भाई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, डिमांड आ रही है और कस्टमर को केटर नहीं कर पा रहे। तो एक बैलेंस मेंटेन करके जरूरी होता है कि भाई इन्वेंट्री कितना हम मैनेज करें। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत थियरी भी दी है, तो उसमें जो आंसर आ सकता है वो भी डिस्कस करवा देता हूँ और फिर कैलकुलेशन भी देखते हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है। इन्वेंट्री में देखो, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, कंज्यूमेबल्स, फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीजें होती है, जनरल हम जानते हैं। अब इसको मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आपको काफी सारी चीजों पर काम करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आंसर आपको मिलेगा पेज 677 पे। और थियरी शॉर्ट नोट अगर पूछते हैं पेपर में, जैसे आते हैं थियरी क्वेश्चंस, तो ये एक आंसर बन सकता है, बिकॉज उतने पॉइंट्स हैं उनके पास। तो वो ऑब्जेक्टिव्स देख लो, मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लो, एग्जैक्टली है क्या। बोला इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसलिए नेसेसरी है ताकि सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे अवेलेबल हो, टू इंश्योर दैट द कंटिन्यूस सप्लाई इज ऑलवेज अवेलेबल, whether it is raw material or spare parts or consumables or finished goods, anything। तो शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं होती। आप सोचो एज अ कंज्यूमर, आप मतलब किसी प्रोडक्ट का एड देखते हो टीवी पे, फिर आप वो प्रोडक्ट खरीदने दुकान पे जाते हो, दुकान वाला बोलता है भैया स्टॉक ही नहीं आ रहा है, माल खत्म हो गया है और बहुत शॉर्टेज है, ऑर्डर लिखवा के रखते हैं, आता नहीं है, ऐसा वैसा। और आपने ऐड देखा, प्रोडक्ट नहीं मिला, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अगली बार गए, फिर पूछा, बोले फिर खत्म हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं होता। तो दो बार तीन बार आप जाओगे किसी प्रोडक्ट के लिए, वेट करोगे, फिर क्या होगा, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लोगे, भैया जाने दो, मिलता ही नहीं तो क्या करें, ये वाला दे दो। अब रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मेन ना, कस्टमर को चिढ़ाना नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट लेगा भी नहीं। अब चार बार वो दुकान पे पूछ चुका है, मिलता ही नहीं है, फिर कभी मिल भी गया ना, अरे छोड़ यार, पता नहीं अगली बार मिलेगा क्या, नहीं अपना जो दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वही ठीक है। तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट डाल देते हो और मार्केट में स्टॉक नहीं डालोगे ना, तो वो बैकफायर करेगा। तो ये सब चीजें नेसेसरी है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। रॉ मटेरियल में भी वही बात है, प्रोडक्शन चल रहा है, रॉ मटेरियल का सप्लाई अवेलेबल नहीं, खत्म हो गया, इन्वेंट्री पे ध्यान नहीं दिया, अब अचानक स्टॉक खत्म हो गया तो कहाँ जाएंगे, इमीडिएट तो आएगा नहीं, तो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुका तो बात वापस सेल तक जाने ही वाली है, तो वो नुकसान ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि स्टॉक मेंटेन करना है। रेस्टोरेंट में जाते होते हैं, कितनी बार कुछ खाने के लिए मंगाए, भैया ये खत्म हो गया है, तो खाना खाना डिसाइड करने में टाइम लगता है। एक तो मेन्यू में 50 चीजें लिख के कंफ्यूज कर देते हैं, फिर ऐसा होता है आप जैसे कैसे मन बनाते हो क्या खाना है। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें क्या, पंजाबी भी सर्व कर रहा है, साउथ इंडियन भी दे रहा है, गुजराती भी दे रहा है, कॉन्टिनेंटल भी है, जंक फूड भी है। अब मैं सोच रहा हूँ बर्गर खाऊं कि सब्जी खाऊं, कि चावल खाऊं या सीजलर खाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। अब इतना दिमाग लगाने के बाद सोचा है सीजलर खाते हैं, जैसे ऑर्डर किया, भैया ये नहीं बन पाएगा आज, इतना गुस्सा चढ़ता है, बोले 15 मिनट से मैं इतना सोच सोच के दिमाग लगाया, अब तू बोल रहा है नहीं बन पाएगा, बोले ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, तो मूड तो पहले ही खराब हो गया। फिर आपको लगता है जो लाना है खिला दे, छोड़, फिर जो अपने दिमाग में पहले दिख गया ना, ये ले जाने दे। अब वो अच्छा है बनाया हुआ तो भी टेस्ट नहीं आएगा, मेरा मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि सोचा क्या था, वो सोचते सोचते ना दिमाग में टेस्ट आ चुका है ना। सीजलर खाने का मन है ना, तो वो टेस्ट बड्स पे आ चुका है। अब जब ऑर्डर दे रहा हूँ ना, तभी से टेस्ट आ रहा है मुझे। अब अगर बोल दिया ना कि अवेलेबल नहीं है, तो गुस्सा चढ़ जाता है, फिर आपको कुछ भी खिला दे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मूड बदल दिया पूरा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है।
ट्रैवलिंग के टाइम पे होता है, कभी हाईवे वाले होटल होते हैं ना, उन लोगों की आधी चीजें होती नहीं है, बहुत बार होता है। तो अपने भी कुछ अतरंगी मंगा रहे होते हैं मेन्यू में से, ये नहीं बन पाएगा, एक पूछा नहीं बन पाएगा, दूसरा पूछा नहीं बन पाएगा, बोले है क्या वो बता दे, बोले ये दो ही आइटम है, 20 लिख रखी है मेन्यू में, अभी ये नहीं बनेगा, अभी वो नहीं बनेगा, ये इतने बजे के बाद मिलता है, ये उतने बजे मिलता है। भाई जो है तू ले, अभी तू ज्यादा बोल मत, लेकिन कुछ तो खिलाएगा ना। बोले हाँ भैया ये मिल जाएगा, तो ये लेके आ जा, फिर उस पर ही छोड़ देते, जो तेरे इन्वेंट्री में पड़ा है ना उसमें से दे दे, क्योंकि जो मांग रहा हूँ तेरे पास है नहीं वैसा, तो रेपुटेशन बिल्ड नहीं होती। तो दैट इज टू इंश्योर द सप्लाईज। फिर बोला ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग दोनों कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखो फंड्स किसी के पास अनलिमिटेड नहीं होते, ओवर स्टॉकिंग का मतलब इतना रॉ मटेरियल भर रखा है जितनी जरूरत ही नहीं थी, तो क्या होगा ना, पड़े पड़े पुराना होगा, खराब होगा, डिटीरियोरेशन आएगा, नुकसान जाएगा। इससे बेटर है जितना चाहिए उतना मंगवा लो, बहुत कम मंगवाओगे तो खाली हो जाएगा, फिर शॉर्टेज हो जाएगी, तो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा उसका। इन्वेस्टमेंट जो होती है इन्वेंट्री में, वो भी तो कंट्रोल करके चलनी है, सारा पैसा इन्वेंट्री में लगा दोगे तो बाकी खर्चे कैसे करोगे, तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है। मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है, कम मटेरियल खरीदते हैं तो क्या होता है, प्राइस पर यूनिट बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल सप्लाई में सप्लायर भी तो वो क्वांटिटी डिस्काउंट देता है ना, कि भैया ज्यादा मंगवा लो तो सस्ता पड़ेगा। अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी देखना पड़ता है। अभी एक ट्रक में जो सामान आता है 10,000 यूनिट आते हैं, आपने 3,000 यूनिट का ऑर्डर दिया, अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो फिक्स है, वो तो उतना ही लगेगा, तो आपकी ना पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। और यही अगर आप पूरा 10,000 मंगवा लो, तो उतना ही ट्रक का खर्चा 10,000 यूनिट में बटेगा, तो पर यूनिट सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्या पता आपको 10,000 यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ती हो, और ये स्टॉक तो काफी टाइम तक चलेगा, खराब हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करना बहुत नेसेसरी है कि कैसे मैनेजमेंट करें। डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग, बार बार सेम चीज मंगवा दी, घर में होता है ये, किचन में अपने देखो वो भी मैनेजमेंट वाला ही काम है, किचन में भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कहीं ना कहीं, मसाले दाल चावल ये सब चीजें। अब जो किचन संभाल रहा है उसको पता होती है, खाने में एक आइटम लगती है उसमें 10 चीजें पड़ती है, मसाले 10 टाइप के पड़ेंगे, कितनी चीजें होती है। तो ना जो किचन संभालता है उसको पता होती है कि ये दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गए हैं, ये मसाला इतना ही बचा है, वो चीज उतनी बची है। एक फ्रिज में रखा होता है, एक बाकी स्टोरेज में रखा होता है। तो वो जिसको पता है उसको ध्यान में है, अपने को तो मालूम ही नहीं होता। अब अगर वो किचन मैनेज करने वाला वो इन्वेंट्री का ध्यान ना रखे, फिर क्या होगा ना, एक ही दाल का ऑर्डर बार बार कर दिया, फिर बोले इस डब्बे में से भी निकली, उस डब्बे में से भी निकली, ज्यादा हो गई, अच्छा इसमें पड़ी थी मुझे याद ही नहीं था, अब पुरानी पड़े पड़े खराब हो गई, नई वाली मंगवा ली, तो पैसे डबल वेस्ट हो गए, यूटिलिटी नहीं है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा स्टॉक आपके पास पड़ा है, कौन सा नहीं पड़ा है। तो कुछ ऐसा होगा जो रिपीट ऑर्डर हो गया, डबल ऑर्डर हो गया, तो वेस्ट जाएगा, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ होती है, वो खराब हो जाएगी, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पर हो जाता है कितनी बार ऐसा, फिर दिवाली की सफाई होती है ना, तब निकलती चीजें। एक ही मसाला बार बार मंगा रखा है, तो 3-4 डब्बों में से निकला, एक ये पुराना वाला, एक उसके बाद वाला, लॉट वाइज फिर अपन एक्सपायरी देख रहे होते हैं, किसकी एक्सपायरी बची है किसकी नहीं बची, जिसकी बॉर्डर लाइन पे है वो आज ही यूज कर लो। फिर घर में कितनी बार चीजें बनती हुई उस हिसाब से, बोले यार ये क्यों बना है, बोले एक्सपायर होने वाला था, हाँ खराब होने वाला है पहले खा लो। हाँ, बहुत सारी चीजों में होता है, समझ ही नहीं आता, बोले इंसान हो जानवर हो, खराब होने वाला है तो मेरे को खिला रहे हो पहले, बोले पैसा भी तो लगता है, वेस्ट थोड़ी करेंगे, तो मम्मी तो बना ही देगी, बोले नहीं नहीं ये खराब होने वाला है इसको पहले यूज करो। और कितनी बार ना वो 1-2 दिन एक्सपायरी के हो जाते हैं ऊपर, हुआ है कभी ऐसा, कल ही एक्सपायर हुआ है। अब अरे कुछ नहीं होता, वो तो लिखते हैं 2-4 दिन चल जाता है, ऐसे करके अपने बना के खा लेते हैं, वो भी होता है। अब पैसा वेस्ट कौन करेगा, हाँ वो खा के बीमार हो गए, डॉक्टर का खर्चा ज्यादा हो गया। फिर कभी ऐसा हुआ ना, अपन भी घर में फिर मम्मी को बोल रहे होते, बोल और बचाओ 150 रुपया, 300 की दवाई लग गई, हो गया फायदा, बीमार हुए अलग और पैसे वेस्ट हो गए वो अलग, ये दूसरी बार मत करना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक और पॉइंट था कि कॉस्ट कंट्रोल करना है, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डरिंग को कंट्रोल करना है, लॉसेस को मिनिमाइज करना है, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि सही से पता चले कितना गुड्स कब मंगवाया, कितना जरूरी था, कितना, तो कुछ पॉलिसी बना लो तो अच्छा है। ठीक है, सही क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, वो नेसेसरी है। और डेटा मेंटेन करो ताकि प्लानिंग कर सके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, पूरा आंसर है, ध्यान रखना। इन्वेंट्री के साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है, एक तो बोला प्राइस डिक्लाइन, ये तो देखो रहने ही वाला है। रॉ मटेरियल खरीदा एक भाव पे, फिनिश गुड्स का रेट गिर गया मार्केट में, आप खरीद भी कर चुके हो, रॉ मटेरियल आपने खरीदा, रॉ मटेरियल ही सस्ता हो गया बाद में, आपने ज्यादा मंगा लिया, छोड़ना एक बार में आ जाएगा, अगले दिन मार्केट में बोला रेट डाउन हो गया, अरे यार मंगवा लिया और रेट गिर गया, होता है ऐसा। तो ये सब तो जो नसीब की बात होती है, आपको कितना मार्केट का आइडिया है, कितना आप अजम्पशन लगा सकते हो, और लक फैक्टर क्या काम करता है वैसा है। तो हो सके उतना ऑर्डर लेवल अपने को वैसा रखना चाहिए कि थोड़ा रिलेवेंट रहे, बहुत कम मंगवा दिया तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा मंगवा दिया तो भी प्रॉब्लम है, अननेसेसरी ओवर स्टॉकिंग की और बाद में रेट गिर गया तो इशू हो जाएगा, तो वो सब संभालना पड़ता है।
प्रोडक्ट डिटीरियोरेशन हो जाएगा ना, इन्वेंट्री इतनी भर दी आपने, स्टॉक पड़े पड़े खराब होना शुरू हो गया, वो नहीं होना चाहिए। अब ये बिजनेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब किसी का मान लो वेजिटेबल्स फ्रूट्स का बिजनेस हो तो उसमें इन्वेंट्री तो आपको लिमिटेड ही लानी पड़ेगी। बिजनेस बड़ा रिस्की है, ये चीजें खराब होनी शुरू हो गई तो आपके कंट्रोल में नहीं है। पैकेज प्रोडक्ट तो कैसा है कि उसकी सेल्फ लाइफ फिक्स होती है, प्रिजर्वेटिव वाला है, 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने लिखा है उसके ऊपर। लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसमें क्या करोगे। अब फ्रूट का बिजनेस है, आप ठेले पे देखते हैं अपने जो सेल कर रहे होते हैं स्ट्रीट पे, मतलब फ्रूट वेंडर्स है, तो वो लोग पूरा ठेला भर के लेके आते हैं। कितनी बार क्या होता है, रात तक बिका ही नहीं होता है। अब उनको बेचारों को पता है कि ये कल नहीं चलेगा, और वो कल खराब पुराना दिखेगा, तो जो सुबह फ्रेश खरीदने आता है उसको ये बेचूंगा तो वो खरीदेगा ही नहीं। तो रात को फिर ना जो रेट चाहिए उठा लो लेके जाओ बस, बिलो कॉस्ट भी बेच देते हैं कि जीरो हो जाए, उससे अच्छा मेरा पैसा तो निकले। तो इन्वेंट्री में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर शेल्फ लाइफ कम है और ओवर स्टॉकिंग कर लिया तो गड़बड़ है। अब उसको समझ में आ गई है कि इतना नहीं बिकता है, तो वो लाएगा ही कम। कितनी बार खत्म हो जाता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने ना, ब्रेड है, डेयरी आइटम्स है, दूध है, शाम को खरीदने गए ना दुकान वाले खत्म हो गए। अपने सोचते हैं तो मंगा के नहीं रख सकता, कम क्यों मंगाता है, उसको कोई पूछना, वो एक ही बात बोलेगा, भैया फिर नहीं बिका तो। अब दूध की थैली है, ठीक है, सुबह से 100 थैली बेची है, 1 रुपए का मार्जिन होता है, 100 रुपए कमाए, 4 थैली वेस्ट हो गई नहीं बिकी, खत्म मार्जिन। 30 रुपए की एक थैली है, 120 का नुकसान हो गया, 100 रुपए कमाए, क्या फायदा होगा। इसे 4 यूनिट कम बेचो, लेकिन जो बेचो उसका प्रॉफिट तो घर में आएगा। तो वो लोग क्या है ना, जितनी डिमांड होती है ना उसे 2-4 यूनिट कम ही लाते हैं, कि 2 कस्टमर वापस जाएंगे चलेगा, लेकिन 2 थैली बच गई ना तो पूरा मार्जिन खत्म हो गया। तो वो कैलकुलेशन में उनको चलना पड़ता है, ये चीज है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक ये डिटीरियोरेशन का प्रॉब्लम है। ऑब्सोलेंसी का मतलब भी वही है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्सोलेंट होने का मतलब पुराना हो जाना, ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड, सेम इशू। ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है क्या है। ऑब्सोलीट का मतलब है आउटडेटेड हो गया, मतलब कस्टमर के माइंड में डिमांड नहीं उस चीज की। शॉर्ट टर्म डिमांड वाली चीजें भी होती है, जैसे क्रेज होता है ना प्रोडक्ट्स का, कि अभी ट्रेंडिंग है, बहुत चल रहा है। हाँ, कपड़ों का भी थोड़ा डिजाइन। अब कपड़ों के डिजाइन कैसे है ना, हर 2-4 दिन में पब्लिक को कुछ नया चाहिए। एक्चुअली नया कुछ नहीं, सब रोटेशन है। जो डिजाइन आज आप पहन रहे हो ना, उन वो 1960s और 70s की पिक्चरें देखोगे, उसमें पहना हुआ मिलेगा आपको। बहुत सारे लेडीज के जो गारमेंट्स के डिजाइन चलते हैं ना, वो सारे रोटेट होते हैं। आज का जो कलेक्शन चल रहा है 50 साल पुराना ही है, लेकिन रोटेशन में चलता है। तब चल रहा था, बहुत बार हो गया, पुराना हो गया, चेंज कर दो, फिर कुछ नया आया, फिर चेंज कर दो। तो हर 2-4 6 महीने में ट्रेंड चेंज करते हैं, लेकिन पुराने डिजाइन को रीयूज करके ले आते हैं। और 50 ईयर्स पुराना डिजाइन किसको ही पता होगा। आज 2-4 सेलिब्रिटी ने पहन लिया, ट्रेंड हो गया और सब पहन रहे हैं, तो वो रोटेशन में चलता है, वैसा होता है। तो ऑब्सोलीट वाला जो पॉइंट है वो प्रोडक्ट्स में आने वाला है, कपड़ों में आ सकता है। अब किसी ने एक पर्टिकुलर डिजाइन जो ट्रेंड में ना, उसका इतना स्टॉक भर लिया कि अपने पास फुल स्टॉक पड़ा है, लेकिन 1-2 महीने में ट्रेंड चला गया, अब वो स्टॉक पड़ा रहेगा, खत्म हो गया काम, तो ज्यादा मंगवा के मतलब नहीं, वेस्ट हो गया। कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री, वो तो होने ही वाला। मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। देखो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री मंगवाओगे तो मटेरियल का खर्चा तो लगेगा ना, जिसका पैसा दोगे आप। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पर ऑर्डर जो आपका खर्चा लगता है, ऑर्डर देने का भी खर्चा लगता है। एवरी टाइम यू गिव एन ऑर्डर इट विल बेयर सम कॉस्ट, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डरिंग के लिए अगर आप ईमेल कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, आपका स्टाफ लगा हुआ है, कुछ ना कुछ खर्चा उसमें प्रोसेसिंग आ जाएगा। तीसरा होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री मंगवाई तो रखोगे कहाँ, गोडाउन में। गोडाउन जरूरी है कि आपका खुद का होगा, किराए का होगा, तो किराया देना पड़ेगा। अच्छा, खुद का गोडाउन होगा तो भी तो मेंटेनेंस लगेगा। तो नॉर्मली ना इन्वेंट्री में दो मेजर खर्चे होते हैं, एक रॉ मटेरियल का जो पैसा देना है वो तो पर यूनिट लगना ही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वर्सेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर करने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मंगवाने के बाद उसको स्टोर करने का खर्चा, वो रहेगा। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, एसी वेसी लगाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा, वेंटिलेशन करना पड़ेगा, तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो पॉइंट्स होंगे। स्टॉक आउट कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, इसमें भी कॉस्ट है। जो कस्टमर चला गया बिकॉज आपके पास स्टॉक नहीं था, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी लॉस। अगर उसको माल बेचते कुछ प्रॉफिट कमाते, एक बार कस्टमर आपका बन जाता तो बार बार वही प्रोडक्ट खरीदता। सपोज ऐसा आप चाय का बिजनेस कर रहे हो, चाय की मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, और फुल पब्लिसिटी, अब टीवी पे एड वेड कर दिया, सब कर दिया, दुकान में सामान नहीं है, माल खत्म हो गया, उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे। अब जो कस्टमर आया, अगर उसको चाय मिल जाती और उसको टेस्ट अच्छा लग जाता, चाय ऐसी चीज है ना, लोग टेस्ट चेंज नहीं करते। एक कंपनी की चाय पसंद आ गई ना, बरसों तक वही पियेंगे। दूसरी चाय यार अच्छी नहीं, मजा नहीं आ रहा, वो भी अच्छी है, आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है और सेट हो गया, आपको दूसरे ब्रांड की चाय पसंद नहीं आ रही। अब ये कस्टमर जो आपके ब्रांड की चाय कंज्यूम करता और उसको टेस्ट सेट हो जाता तो वही पीता हर महीने, आपने उस तक वो सप्लाई नहीं पहुंचने दिया।
अब उसने दूसरी कंपनी की चाय ले ली, उसको वो टेस्ट सेट हो गया, अब आपकी ब्रांड पे नहीं आएगा वो, उसको स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज जो है ना कहीं ना कहीं आपका स्टॉक आउट का कॉस्ट लग गया, उसमें जो आपका प्रॉफिट चला गया, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसको भी यहाँ कंसिडर करने की बात हो रही है। अब देखो इसमें अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पूरी लिस्ट दे रखी है, अपने एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कंसेप्चुअल भी है, फॉर्मूला भी है, मजा आएगा। सबसे पहले बोला है अलग अलग टाइप के स्टॉक लेवल्स होते हैं। स्टॉक लेवल का मतलब कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, तो अलग अलग स्टॉक लेवल कौन से होते हैं वो समझो। जो इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। सबसे पहला तो एक होगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब इससे ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत हो गया, मतलब इससे सरप्लस जाओगे तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। फिर एक आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि अपने पास अब इतनी इन्वेंट्री बची है कि इट इज टाइम टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर फॉर फ्रेश इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब अगर ऑर्डर नहीं करेंगे तो रिस्क हो सकता है। ठीक है, वैसा है, तो एक एवरेज लेवल है ये कि इतनी इन्वेंट्री बची है ना तो अगला ऑर्डर दे दो, ताकि जब तक गुड्स आएगा तब तक ये कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारे पास वापस से नया स्टॉक आ जाएगा, वैसा है। इससे नीचे जाएंगे तो एक होता है मिनिमम लेवल। भाई ये इतना तो कम से कम मेंटेन करना चाहिए, मिनिमम लेवल। और कितनी बार ऐसा होता है मिनिमम लेवल से भी अपन नीचे चले जाते हैं, रिस्क पे आ गए, उसको बोलते हैं डेंजर लेवल। ये सब लेवल्स है जिसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। जनरल एग्जांपल आप मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल में आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर के पेट्रोल का भी ले सकते हो। पेट्रोल टैंक, एक होता है आपने पेट्रोल टैंक फुल करा लिया, एक बार पेट्रोल भरवा देते, बार बार कौन जाएगा, मैक्सिमम लेवल, उससे ऊपर तो आएगा भी नहीं। एक होता है भाई एवरेज, कि चलो भाई आधी टैंक बची है, 30-40% है, तो भरवा देते हैं, कभी कहीं लॉन्ग डिस्टेंस इमीडिएट जाना पड़ जाए तो पेट्रोल का प्रॉब्लम नहीं हो जाए, तो वहां पे आपने फिलअप करा दिया एवरेज। एक होता है मिनिमम, कि इससे नीचे मत जाना, वो होता है एक्टिवा में लाल वाला कांटा होता है, उस पे आ जाता है, तो भाई अब पेट्रोल भरवा लो, रिजर्व पे आ गए, तो लाल वाले पे आते ही भरवा देते हो या थोड़ा और चल जाता है? चल जाता है ना, तो अभी है, मतलब वो चार पॉइंट्स होते हैं ना उसमें, तो 3 पॉइंट व्हाइट वाले, एक रेड वाला है, तो रेड वाले में अपन भी हिसाब लगा रहे थे, तो 4 पॉइंट मतलब 25% पेट्रोल तो है गाड़ी में, तो अभी एक दो दिन चल जाएगा, बाद में देखते हैं। फिर वो लाल वाले से भी नीचे आ जाता है एकदम, जो कांटे का एंड होता है ना, अब ऐसा है कभी भी बंद हो सकती है, तो फटाफट भरवा लो। लेकिन आदत होती है कभी कभी वहां तक खींच लेते हैं और पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, वो क्या हो गया डेंजर लेवल, कि अब कभी भी गाड़ी बंद हो जाएगी पता नहीं। मिनिमम लेवल मतलब कि भाई इससे नीचे मत जाना, नहीं तो रिस्क है, अभी तक ठीक है। रीऑर्डर मतलब उससे थोड़ा ऊपर एवरेज, कि भाई ज्यादा क्यों रिस्क लेना है, सेफ मार्जिन पे ऑर्डर प्लेस कर दो। और मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर रखने की जरूरत नहीं, वैसा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसके उन्होंने कुछ बेसिक फॉर्मूला बनाए जो काफी लॉजिकल, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लॉजिक समझो क्या बोला है। सबसे पहले इन्होंने बोला है मिनिमम स्टॉक। मैं थोड़ा कंसेप्चुअली देखता हूँ पहले कौन सा लेना चाहिए। पहले रीऑर्डर लेवल की बात करते हैं, मैं इनके सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, रीऑर्डर लेवल की। इसमें ना दो अप्रोच यूज होती है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एक होता है पेसिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, वर्ड कभी इन जनरल आपने सुना, व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच? पॉजिटिव सोचना, ऑप्टिमिस्टिक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और किसी का मूड खराब हो ना तो उसको ये बात बोलनी नहीं चाहिए, और गुस्सा चढ़ता है उसको, है ना। कोई कोई बेचारा दुखी है, उसका कोई नुकसान हो गया है, यार पॉजिटिव सोच, मैं क्या पॉजिटिव सोच, और गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे उसकी बात सुन लो, उसको आप पॉजिटिव सोचने के लिए बोलने जाओगे ना, उसको और गुस्सा चढ़ेगा, तो जहाँ यहाँ से बात ही नहीं करनी। जब देखो ज्ञान देता रहता है फालतू का, बात समझ में नहीं आ रही, तो किसी को छेड़ना नहीं चाहिए ऐसे, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉजिटिव सोच, ऑप्टिमिस्टिक। अब दूसरा है पेसिमिस्टिक, उसका मतलब नेगेटिव सोचना। हमेशा ये यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, होता है ना, आधे लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। बोले यार अगर पढ़ाई एग्जाम देने की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फेल हो गया तो, अरे भाई पहले पढ़ाई शुरू तो कर, क्या फेल हो गया तो? ये बोला यार कुछ भी हो, पास तो हो ही जाएंगे, मैं ज्यादा हवा में उड़ रहा है, नीचे आ जाए, इतनी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो एवरेज चलना पड़ता है, देख मेहनत पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, फेल हो गए तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पास हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन उतना ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, तो वो फिर तो हालत खराब हो सकती है। और एकदम हमेशा रोता रहे कि यार पता नहीं कैसे पास होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, अरे तो एफर्ट तो कर ले यार, जब देखो नेगेटिव बात करता है। तो एक एवरेज लेवल भी होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है, ये चीज है। दूसरा, जब भी हम यहाँ इन्वेंट्री की बात करते हैं ना, तो एक चीज होती है कंजम्पशन, कि भाई कितना प्रोडक्ट यूज होगा। कंजम्पशन में भी हम देख सकते हैं ना, तीन लेवल हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा, तो बहुत डिमांड है, फटाफट जितना आएगा ना यूज कर लेंगे, मैक्सिमम यूजेज। एक होता है कम से कम इतना तो यूज होगा, मार्केट बुरे से बुरा हुआ तो भी इतना तो ऑर्डर आता ही है। और एक होगा इसका एवरेज, समझ आए? तो तीन लेवल्स हो सकते हैं इन्वेंट्री कंजम्पशन के, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। दूसरा, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब है कि अगर आज मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा
तो गुड्स की डिलीवरी आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है ना, एक होगा एट द अर्लीस्ट, मिनिमम टू मिनिमम टाइम में गुड्स मेरे पास आ जाएंगे, एक होगा कि भाई बहुत लेट हो गया। एक होगा बहुत लेट कर दिया, तो मैक्सिमम टाइम इतना लग सकता है, इतने दिन में तो आ ही जाएगा। और एक इसका भी एवरेज होगा, एवरेज लीड टाइम क्या है, बात समझ आ रही है। अब इसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच का अपना कैलकुलेशन रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक सोचेंगे तो क्या, पेसिमिस्टिक सोचेंगे तो क्या। अब मुझे बताओ कंजम्पशन वाले पार्ट में अगर आप ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हो तो कंजम्पशन कितना होगा, मैक्सिमम कंज्यूम कर लोगे या मिनिमम कंज्यूम करोगे। मैक्सिमम। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार बहुत डिमांड आएगी, अच्छा बिजनेस चलेगा, सारा माल बिक जाएगा, तो कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, जितना रॉ मटेरियल मंगाऊंगा ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। और लीड टाइम में अगर ऑप्टिमिज्म का मतलब मिनिमम लीड टाइम, कि यार मैं ऑर्डर करूंगा 2 दिन में गुड्स आ जाएंगे, या 10 दिन तक नहीं आए तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो हमें कुछ अजम्पशंस या अप्रोच फाइनल करना पड़ता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम पेसिमिस्टिक है, या एवरेज लेके चलते हैं। तो ये तीनों लेवल्स हो सकते हैं, इसलिए आपको ये बेसिक बात बताई। अब देखो जो रीऑर्डर लेवल बोला है, उसका जो फॉर्मूला है वो इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम लीड टाइम। अभी कैसे सोच रहे हैं आप वो देखो। रीऑर्डर लेवल में ऐसा सोच रहे हैं कि देखो, कंजम्पशन की जब बात आएगी तो हम देखेंगे कि अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स कंज्यूम हो गया तो कितना कंज्यूम होगा। तो वहां क्या सोच रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक, कि मैक्सिमम यूज गिन लेते हैं ना। और जब ऑर्डर के लिए लीड टाइम गिन रहे हैं कि आने में कितना टाइम लगेगा, तो पेसिमिस्टिक गिन रहे हैं कि अगर हमने आज ऑर्डर प्लेस किया तो ऑन एन एवरेज सप्लायर बोलता है भैया 3 से 7 दिन लगेंगे। ये वो बोलता है, कोई भी ना कभी ऐसा एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि मैं तीसरे दिन पहुंचा दूंगा, बोलेगा 3 to 7 days। तो 3 मतलब मिनिमम 3 तो वो बोल ही रहा है, उससे जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, नहीं 3 दिन तो कम से कम लगेंगे। फिर वो अपने पूछते भी यार ऑन एन एवरेज कितने दिन में आ जाता है, बोले देखो 4 से 5 दिन में आ जाता है, बट क्या है मैं आपको 4 days कमिट करूंगा, फिर अगर वो नहीं आया तो आपका काम रुक जाएगा। तो हम बोलते हैं 3 to 7 days, जल्दी जल्दी में ट्राई करूंगा तीसरे दिन पहुंच जाए, लेकिन मैक्सिमम 7 days लग सकते हैं। अब उसने बोल के छोड़ दिया। अब आपको ना एक क्वांटिटी डिसाइड करनी है इन्वेंट्री की, कि मेरे गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हो जिस पॉइंट पे मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ताकि नया गुड्स आते आते मेरा ये वाला गुड्स कंज्यूम हो जाए और ऐसा ना हो कि स्टॉक आउट हो जाऊं। तो जब मैं क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो 2 पैरामीटर कंसिडर कर रहा हूँ, एक कंजम्पशन और एक लीड टाइम। तो कंजम्पशन कंसिडर करते टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम गुड्स कंज्यूम हो जाए तो कितने कंज्यूम होंगे पर डे, और गुड्स की डिलीवरी में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7 दिन मान लेता हूँ कि बुरे से बुरा क्या होगा, 7 दिन में सामान आएगा ना। तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मैक्सिमम लीड टाइम, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो लेवल मिलेगा उसको हम बोलेंगे री ऑर्डर लेवल। इस पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री पे हमें नया ऑर्डर बिना सोचे प्लेस कर देना चाहिए। बात समझ आ रही। अच्छा, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए वो अलग कंसेप्ट है, उसको अपने बोलते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। में भी कहीं आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, बीकॉम में कहीं आता हो तो, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू। अब इसमें और इसमें फर्क है। री ऑर्डर लेवल का मतलब दैट पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री जब हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और ऑर्डर में कितने यूनिट मंगवाएंगे, दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। लेवल और क्वांटिटी में फर्क है। लेवल मतलब इन्वेंट्री का वो लेवल कि अब नया ऑर्डर पंच कर दो, टाइमिंग कि भाई अभी नहीं मंगवाया ना तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। और कितना मंगवाना है, दैट नंबर कैन बी डिफरेंट, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे, तो उसको बोलते हैं ईओक्यू। तो दोनों चीजें अलग अलग। तो अभी आपको जो रीऑर्डर लेवल मैंने बताया उसका फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। कंजम्पशन के टाइम पे हम ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं, और लीड टाइम के टाइम पे हम पेसिमिस्टिक सोच रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो कितना ही कर लेंगे, और लेट से लेट आया तो कब तक आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज अ सेफ नंबर। उस इन्वेंट्री नंबर पे आपने अगर नया ऑर्डर प्लेस कर दिया तो स्टॉक आउट नहीं होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक फॉर्मूला आपका कवर हुआ। दूसरा देख लो। अब मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करते हैं, इसके रेफरेंस में आपको वो चीज समझ में आएगी। मिनिमम स्टॉक लेवल जो है उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो आपका रीऑर्डर लेवल है, मैंने आपको इसलिए अभी वो लेवल लिखवाया था कि पहले मैक्सिमम लेवल, फिर रीऑर्डर लेवल, फिर मिनिमम लेवल, और फिर डेंजर लेवल, ये लिखवाया। तो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इससे कहीं ना कहीं नीचे ही है ना। रीऑर्डर वाला थोड़ा सेफ चलते हैं, अपन एवरेज लेवल पे चलते हैं। तो इन्होंने बोला मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए,
जिस लेवल पे आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा अनदर पार्ट, दैट इज नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल का मतलब क्या? एवरेज। समझ आया कि भाई जो रीऑर्डर लेवल था उसमें से नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम अगर निकाल दे तो कितना बचेगा? जो बचेगा दैट विल बी द मिनिमम स्टॉक लेवल, उतना आपको लेके चलना है। अब बोले सर नॉर्मल में और फिर वो पिछले वाले में क्या फर्क था, रीऑर्डर वाले में? अब आपको रीऑर्डर का फॉर्मूला याद करा दूं वापस, क्या देखा हमने? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, वैसे ही था ना। तो रीऑर्डर लेवल में ना मैक्सिमम पे सारा कैलकुलेशन था, कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा, लीड टाइम भी ज्यादा से ज्यादा, इसमें एवरेज पे। तो ये ROL जो है, ये दिस इज मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। समझ आ रहा है? और इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं? एवरेज इनटू एवरेज। जो बचेगा वो होगा मिनिमम, ऐसे देखा जाएगा। अब एवरेज का मतलब ही वही है कि 3 से 7 दिन का लीड टाइम बोला था, तो 5 दिन मान के चलेंगे एवरेज। ना 3 ना 7। 3 तो फिर एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो गया, 7 एकदम पेसिमिस्टिक हो गया। कुछ एवरेज बता दो ना, ऑन एन एवरेज कितने दिन में? अभी पैनल मैंने ऑर्डर की थी, तो मैंने उसको बोला नई पैनल मंगा रहा हूँ, अर्जेंट चाहिए आपको, ध्यान में तब व्हाइट बोर्ड था तो अपने को अर्जेंट था कि जल्दी पैनल आ जाए। अब ऑर्डर कर दिया तो उसने बोला सर नॉर्मली 5-6 दिन में आ जाती है, बट हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि 10 से 12 दिन लग सकते हैं। तो वो हायर साइड पे लेके चलता है कि बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा, 10-12 दिन में आ जाएगी। जल्दी से जल्दी आने में 5 to 6 डेज में आ सकती है। तो एवरेज आप गिन लो, एक हफ्ते में पैनल आपके यहाँ लग जाएगी। उसने मेरे को यही बोला। अब मुझे पता है मिनिमम 5 डेज बोल रहा है, मैक्सिमम 12 डेज बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ एवरेज निकाल सकता हूँ। अब उसने कुछ एवरेज कोट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं मैथमेटिकली गिन के निकाल लूंगा कि 12 और 7, 12 और 5 17, 17 का आधा कर लिया तो भाई 8 से 9 दिन में मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो हम जब मिनिमम क्वांटिटी गिनते हैं तो मैक्सिमम में से एवरेज माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब ये है कि सेफ लेवल है, इसमें आपके पास कुछ बफर स्टॉक भी बचेगा, एकदम कट टू कट नहीं है। ये वो पेट्रोल वाले मैंने आपको बोला ना जो 4 पॉइंटर होते हैं ना अपने पेट्रोल में, तो ये वाला पॉइंटर आ चुका है रेड वाला, बट अभी उसका स्टार्टिंग पार्ट है। तो अभी अगर आप पेट्रोल भरवा लोगे तो सेफ है, आपकी गाड़ी रास्ते में बंद नहीं पड़ेगी, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। लेकिन इस पॉइंटर के भी इधर आ चुके हो, अब गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है, भगवान भरोसे पहुंच गए पेट्रोल पंप तक तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो आपका नसीब। उसको क्या बोलेंगे? डेंजर लेवल। तो वो फिर इसके बाद आएगा डेंजर लेवल। तो ये पता चला रीऑर्डर लेवल क्या है, ये पता चला मिनिमम लेवल क्या है, और लास्ट में देखना है डेंजर लेवल, वो तो रिस्क पे ही चलेगा। और एक है अपना मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल को कैसे डिफाइन किया, उसका अलग फॉर्मूला है। देखो मैक्सिमम लेवल में उन्होंने दो चीजें ली और उसके बाद एक और पॉइंट उसमें ऐड किया। मैक्सिमम लेवल में स्टार्ट किया रीऑर्डर लेवल से, क्योंकि उसके ऊपर ही जाने वाला है, रीऑर्डर लेवल के ऊपर ही जाएगा मैक्सिमम स्टॉक। तो मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ज्यादा से ज्यादा हो गया कि इससे ऊपर स्टॉक रखोगे तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, उस लेवल पे जा रहा है। तो ROL रीऑर्डर लेवल जो एवरेज पे चलता है, प्लस ROQ, ROQ बोलूं या फिर EOQ बोलूं, EOQ वर्ड यूज कर देते, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब इस बार जो ऑर्डर प्लेस किया ना उसमें जितना सामान आने वाला है। तो आप देखो एक तो मेरे पास इन्वेंट्री, ये एक रीऑर्डर लेवल है कि भाई इतने ऑर्डर पे हम इतने लेवल पे नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। नया ऑर्डर कितने यूनिट का प्लेस किया वो भी तो आने वाला है। तो ये और दोनों मिला के टोटल सप्लाई पता चल जाएगा। माइनस में क्या करेंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ढूंढनी है तो यूजेज मिनिमम वाला लेंगे कि कम से कम इतना तो यूज होगा, तो कितना हमारे पास इन्वेंट्री बचेगी। तो जो यहाँ से लेस करेंगे ना, दैट विल बी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। वैसे लेंगे कम से कम कितना कंज्यूम होगा, और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट आता है तो कितने दिन में आ जाता है, तो दैट इज मिनिमम कंजम्पशन। तो मैक्सिमम लेवल मेंटेन करना है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, दोनों प्लस होके क्वांटिटी बनेगी। और अगर आप मिनिमम तो मिनिमम भी कंज्यूम कर लो, पेसिमिस्टिक सोच लो, कम से कम इतना तो ऑर्डर में जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा वो होगा हमारा मैक्सिमम लेवल। इससे ऊपर की इन्वेंट्री रखने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला देगी। ओके, लास्ट में आ गया डेंजर लेवल। इसमें एक तो कंजम्पशन वाला पार्ट जो है वो अभी फॉर्मूला पे चल रहा है, डेंजर लेवल अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। आपकी इंडस्ट्री में डेंजर लेवल क्या होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसका ना एक फिक्स फॉर्मूला, ये एक सेटिस्फाइंग फॉर्मूला नहीं हो सकता, बट जो वो लोग दे रहे हैं अपने यूज कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन आ सकते हैं। इन्होंने डेंजर लेवल में बोला कि कंजम्पशन एवरेज ले लो और लीड टाइम मैक्सिमम ले लो, ठीक है।
दो ही चीजें होती है ना, कंजम्पशन और लीड टाइम। तो बोला कंजम्पशन मान लो एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज, और लीड टाइम मैक्सिमम। मतलब मान लो ना कि देर लग जाएगी, 3 से 7 दिन बोला है ना, तो आप बुरे से बुरा बोले वर्स्ट केस सिनारियो वो लेके चलो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो भाई लेट से लेट गुड्स आएगा तो कब तक आएगा, तो लीड टाइम मैक्सिमम। यूजेज में क्या करे, यूजेज में भी ऐसा कर सकते थे, मैक्सिमम यूजेज मैक्सिमम लीड टाइम, या मिनिमम भी ले सकते थे। उन्होंने क्या किया, अब मिनिमम कंजम्पशन में फिर कंजम्पशन जब कम हो रहा है तो स्टॉक तो ज्यादा बचता होगा, तो डेंजर लेवल जल्दी तो आएगा नहीं। मिनिमम लेंगे तो वो भी फिर एक साइड पे चले गया, मैक्सिमम लेंगे तो भी आप एक साइड पे चले गए। तो इन्होंने क्या किया, एवरेज कर दिया ना। वो दोनों अप्रोचेस में ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डेंजर लेवल में उन्होंने एवरेज डाल दिया कि ना आपका ना मेरा, एवरेज रखते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का मिक्स कर दिया। लीड टाइम में तो ठीक है, वो तो मैक्सिमम लेके ही चलना है कि भाई गुड्स मंगवा, लास्ट मोमेंट पे कितनी बार ऑर्डर करते हैं गुड्स आता नहीं, बोले अब इतनी इतना कम टाइम दोगे तो कैसे डिलीवर करेंगे, कम से कम इतने दिन लगेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये वैसी बात हो गई, दिस इज डेंजर लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल निकालना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू, कॉमन सेंस। एक और फॉर्मूला है, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये सेकंड फॉर्मूला इन्होंने दिया, ये इनके एनालिसिस पे है। मिनिमम प्लस हाफ ईओक्यू, ये भी एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट एवरेज स्टॉक। और दूसरा फॉर्मूला जो अपने को समझ में आता है वो तो पता ही है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई टू। ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन एक ये वाला फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला ये इन्होंने दिया हुआ है, यूज कर सकते हैं एग्जाम में डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डेटा में क्या अवेलेबल है। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक, क्लियर फॉर्मूला अभी इतने आपने समझ लिए काफी है, समझ में अप्लाई करेंगे ना तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ एग्जीक्यूशन में ऐसे हो रहा है। तो अभी सिर्फ थियोरेटिकली इसको समझोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो इससे जुड़ा हुआ है दैट इज ईओक्यू, क्योंकि अभी वही बाकी है, सारे टर्म्स अपन ने देख लिए, लेकिन ईओक्यू एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, वो देखना बाकी है। अब ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है, जैसे जैसे बताता जाऊंगा आपको अच्छे समझ में भी आएगा क्या हो रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है उसमें जो इशू आ रहा है वो क्या है वो समझो। दो चीजें होती है, एक बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी बात हो रही थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। दो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज क्यों करते हैं वो समझो। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मुझे इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है, तो आई विल ट्राई कि मैक्सिमम गुड्स मंगवा लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा क्योंकि ट्रक का खर्चा बहुत लग जाता है। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है ना भर भर के मंगवा लो, ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा कम हो जाए, पर ऑर्डर देने का जो खर्चा हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाए। बट कॉन्ट्ररी में क्या होता है, जैसे ही मैं ज्यादा ऑर्डर दे देता हूँ तो वो गुड्स को संभालना पड़ता है, गोडाउन का रेंट ज्यादा लगता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस ज्यादा लगता है। तो मैंने सोचा फिर ज्यादा गुड्स नहीं मंगवाऊंगा, कम ही मंगवाएंगे, तो क्या कैरिंग कॉस्ट बचेगा। अब जैसे ही आप कम मंगवाना शुरू करते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग बढ़ जाती है, बार बार ऑर्डर देना पड़ता है, बार बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका कॉस्ट है ना वो बढ़ जाता है, सामने इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाती है। समझ आ रहा है, तो ये जो दो चीजें है ना, ये वाली, ये दोनों ना ऐसे वो सीसॉ की तरह चलती है, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम हो जाएगा, ये ऐसे चलता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने जाओगे, एक ही बार मंगवा लेता हूँ, तो गोडाउन का खर्चा बढ़ जाएगा, गोडाउन में गुड्स रखना ही नहीं है तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूं, कम क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगा और कैरिंग कॉस्ट घटेगा, ज्यादा क्वांटिटी मंगवा लूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो एक बैलेंस ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जिस पॉइंट पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा कैरिंग कॉस्ट एक बराबर हो जाए, इक्विवेलेंस वाला पॉइंट आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो सीसॉ चल रहा है ना, इसको बैलेंस करना है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके ऑर्डर करने पे मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एक बराबर हो जाए, तो वो पॉइंट ही खत्म हो जाए कि ये महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ये कंसेप्ट है। अब इसके लिए इसी बेस को निकाल के जब इन्होंने फॉर्मूला बनाया इसी को यूज करके, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना। मैं नोटेशन सेम यूज नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने तो बहुत कंफ्यूज किया हुआ है, ये नोटेशन यूज करना ये सही है। 2AO/C, व्हाट इज ए, इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल कंजम्पशन,
पूरे साल में कितने यूनिट्स जरूरत पड़ती है आपको प्रोडक्शन के लिए, दैट इज एनुअल डिमांड या यूजेज। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सिंबल याद हो जाएंगे, 2AO/C, दिस इज EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इस पॉइंट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आएंगे और ये सम्स में मैं प्रूव करवाता हूँ। बोलो यहां तक समझ आए? तो अप्रोच क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को दोनों को कंट्रोल करना है। सी सौ है, एक बढ़ाते हैं दूसरा कम हो जाता है, वाइस वर्सा। तो बोले एक ऐसा क्वांटिटी का पॉइंट ढूंढ लो जिसपे दोनों बराबर हो। अब ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर टोटल कैलकुलेट करनी है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता होने चाहिए आपको, पूरे साल में कितने ऑर्डर दिए, और पर ऑर्डर आपका कितना कॉस्ट लग रहा है पता होना चाहिए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। एक ऑर्डर करने का इतना पैसा लग रहा है और साल में इतने ऑर्डर करते हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट। तो एक यूनिट गोडाउन में रखने का कितना खर्चा लगता है, और ऑन एन एवरेज आप गोडाउन में कितने यूनिट रखते हो, एट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गोडाउन में एवरेज कितने यूनिट्स पड़े होते हैं, और पर यूनिट जो खर्चा होता है वो मल्टीप्लाई करोगे आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। और ईओक्यू वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर होंगे, टोटल टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। वो सम्स में अभी अपने प्रूव भी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन समझ आए? अब इसी पे सम ले लेते हैं। चलो, इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या नंबर से ना बहुत क्लैरिटी आ जाती है क्या चल रहा है। इलस्ट्रेशन 12 में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन पर एनम में उसको ए बोलेंगे, 10,000 kg। देखो मॉड्यूल में भी गलत लिखते हैं, केजीज लिखा है ना, 10,000 kgs। यूनिट कभी अपने प्लूरल में नहीं लिखते। केजीज कुछ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज केजी, किलोग्राम। किलोग्राम्स होता ही नहीं, किलोग्राम इज 1 यूनिट। उसके आगे लिखा है ना 10,000, तो क्वांटिटी तो लिखी दी है। 10,000 kgs कुछ नहीं होता, वो टेक्निकली गलत है, बट सब लिख देते हैं, वो अलग बात है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कितना बोला है? 25 रुपए। एक ऑर्डर प्लेस करने में 25 रुपीज जा रहा है आपका। रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट ये है 2 रुपए, ये होगा पर केजी। और स्टोरेज का जो कॉस्ट वो कितना बोला, 4% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। डायरेक्ट नहीं दिया आपको, निकालना पड़ेगा। अब बोला इस केस में हम इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें, वो हमें देखना है। तो पहले ईओक्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2AO/C, वही फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 किलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपए, और यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, इसके लिए और कुछ डेटा दिया हुआ है। 4% बोल दिया एवरेज इन्वेंट्री पे। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट पे होना चाहिए था ना। वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से आएगा, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट देखा जाता है। तो एक यूनिट आपका जो है वो 2 रुपए का है ना, तो 2 रुपए का एक यूनिट है, तो उस पे इन्वेंट्री कॉस्ट लगता है भाई। गोडाउन में जो सामान रखते हो
वो लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं कि भाई जितने रुपए का सामान है, जितनी वैल्यू है, उसका एक परसेंटेज हम एज अ कैरिंग कॉस्ट लेंगे। तो जो 4% आपको दे रखा है ना, वो एवरेज इन्वेंट्री जैसे तो कुछ यहाँ से निकलेगा नहीं। यहाँ पे आपको सीधा उस पर लेना पड़ेगा कि भाई परचेज का कॉस्ट कितना है, एक यूनिट कितने का है, 2 रुपए का, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कुछ डेटा में अवेलेबल नहीं है। तो एवरेज इन्वेंट्री अगर मैं लेने जाऊँ तो वो पर यूनिट में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, जाना अल्टीमेटली में पर यूनिट ही। ये लेना पड़ेगा 4%। आप एक्चुअली में उसको ले लो 2 रुपए के ऊपर, तो 4% और 2 रुपीज, वो कितना होगा, निकाल के देखो ना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऐसे कैलकुलेट होगा, जो डेटा दिया उसके बेसिस पर और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब इसको गिनो और फिर उसका स्क्वायर रूट। यूनिट क्या लिखूं पीछे, रुपीज लिखूं, केजी लिखूं, केजी क्वांटिटी है ना, बात समझ आई। फॉर्मूला में पुट किया, वैल्यू आ गई, कुछ नहीं है, 2 AO/C, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दी थी, 4% बोला था। 4% आपको पर यूनिट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट चाहिए होती है, पर एनम पर यूनिट। एक यूनिट को 1 साल तक गोडाउन में संभाल के रखने का कितना खर्चा लगेगा, तो भाई 4% है तो वो कॉस्ट पे ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। दैट इज 0.08। अब ये 2500 किलो जो आया, ये क्या आया, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। और ऑर्डर आपको 2500 केजीज का ऑर्डर देना चाहिए। अब मैं आपको टैली करा देता हूँ कि इस पॉइंट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है। अगर वो सेम नहीं आई तो ये क्वांटिटी गलत हो गई फिर वैसा। अब चेक कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिने, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। मुझे बताओ, अगर 2500 किलो हमारा ईओक्यू आया है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस किए होंगे पूरे साल में, कैसे पता चलेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 10,000 किलो। आप पर ऑर्डर कितना ऑर्डर करके मंगवा रहे हो, 2500 किलो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने दिए होंगे, 4। पता चला। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो अपने आप ही बन जाएगा ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई ईओक्यू, खत्म हो गया। 4 ऑर्डर आ गए। एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है, 25 रुपए, समझ आ रहा है। तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा, दैट विल बी 4 ऑर्डर्स इंटू 25 रुपीज पर ऑर्डर। तो टोटल कॉस्ट हो गया 100 रुपीज। खत्म, एक पार्ट आ गया। अब गिनते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री वाला कैलकुलेशन। एक यूनिट का आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आया था, अभी कैलकुलेट किया, 0.08, ऐसा कुछ आ रहा था। ये कैंसिल। हाँ, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपका आ रहा था 0.08। यहाँ पे हम लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री, मतलब ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा होगा। वो कैसे पता चलेगा भाई, देखो एट अ टाइम आप 2500 किलो जो है वो तो ऑर्डर करते ही हो। इसका एवरेज करना हो तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ईओक्यू का एवरेज देते हैं, एवरेज क्वांटिटी, वो कितना आएगा, 1250। अब देखो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट 0.08, एवरेज इन्वेंट्री मतलब वो हाफ ऑफ ईओक्यू, दैट इज 1250। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, आया 100 टैली हुआ। ठीक है, तो मैच हो गया। तो 2500 किलो ईओक्यू इज द पॉइंट एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर ऑलवेज इक्वल। ये एवरेज क्यों लिया, बिकॉज 2500 किलो में एक बार मैं मंगवाता हूँ, वो खाली भी तो होता होगा, पिछला वाला यूज हो रहा होगा, नया वाला आ रहा होगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट इन्वेंट्री 25 केजी होती है, 2500 केजी तो मैं ऑर्डर करता हूँ, इन्वेंट्री ऊपर नीचे ही होगी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। स्टार्टिंग में मैंने अगर 2500 किलो मंगवाया, एंड में कितना बचा होगा गोडाउन में, 0। तो 2500 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, इसलिए एवरेज कर दिया, तो वो कितना आ गया, 1250। सो दिस इज एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज करने का रीजन ही वही है कि आप डायरेक्ट ईओ क्यों नहीं ले सकते वहां पे, वो तो आपने ऑर्डर किया है। लेकिन गोडाउन में कम ज्यादा होता रहता है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग में 2500 आया, क्लोजिंग में 0 हो गया होगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरेज निकल गया।
तो यहाँ पे हमेशा एवरेज यूज होता है। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है आपकी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट इंटू एवरेज इन्वेंट्री, वो आ गई 100 रुपीज और इसके साथ मैच हो गई। तो 2500 किलो जो क्वांटिटी है ना, उस पे ये दोनों कॉस्ट हमेशा मैच होती है। और इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी आप रैंडमली ले लो, नहीं मैच करेगा। आपको प्रूव करना है, चेक कर सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? मैं क्वांटिटी अगर चेंज कर दूं ना, ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है ना, वो अपन चेंज कर देते हैं। 2500 किलो के बदले आप 5000 किलो कर दो, चलो। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आता है, कैरिंग कॉस्ट कितना आता है, एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा। सपोज आपने 5000 किलो मंगवाया होता तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाते? दो हो जाते। तो दो ऑर्डर 25 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा हो गया? 50 रुपए। लेकिन यहाँ पे क्या होता, कैरिंग कॉस्ट तो वही है, पर यूनिट चेंज नहीं होगा, लेकिन कैरिंग चेंज हो जाएगा ना। एक साथ 5000 यूनिट मंगवा रहे हो, अगर वो पूरे खत्म हो गए तो स्टॉक जीरो हो गया। 5000 प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, एवरेज कितना आएगा? 2500। तो 0.08 इंटू कितना हो जाएगा? 2500। ये खर्चा कितना हो गया? 200 रुपए। डबल हो गया ना। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट आधा हो गया, ये डबल हो गया। टोटल कॉस्ट बढ़ गया कम हो गया? टोटल कॉस्ट बढ़ गया। 100 और 100 200, 50 और 200 250, महंगा पड़ गया ना। अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 5000 के बदले 2500 के बदले 1000 कर दोगे, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, फिर भी टोटल इससे ज्यादा ही आएगा। दिस इज ऑप्टिमम वैल्यू। ईओक्यू इज द ऑप्टिमम लेवल। इसके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाता है और टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है। ये 100 और 100 200 टोटल कॉस्ट है। कुछ भी लेवल ले लो आप ऑर्डरिंग का, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये वो सी 100 में बैलेंस हो गया। देखो एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया ना, और बढ़ के कितना हो गया? इन दोनों के टोटल से ज्यादा हो गया। तो टोटल कॉस्ट जो है हमेशा बढ़ जाता है अगर आप ईओक्यू के अलावा कहीं जाओगे। तो ये जो कैलकुलेशन इन्होंने बिठाया है, वो इकोनॉमिक क्वांटिटी वाला, वो एकदम सोच समझ के उसको सॉर्ट किया है वैसा। आप समझ आया ईओक्यू कैसे गिनता है? कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलो। क्लियर है? ठीक है। इलस्ट्रेशन 13 आपके लिए समझो होमवर्क है, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने समझा दी वो बात। और इसके पहले इलस्ट्रेशन 11 है, वो ले लेते हैं अभी। वो रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, उसकी प्रैक्टिस हो जाए ना तो अच्छा है। देखो इलस्ट्रेशन 11 में आपको यूजेस दे रखा है और रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, मतलब लीड टाइम बता रखा है। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। एक का मैं गिनवा देता हूँ, एक का आप गिन लेना, वैसे करते हैं। तो अपने कॉम्पोनेंट एक्स की बात कर रहे हैं। अब इसका जो यूजेस दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको बोला था मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम दे रखा है। नॉर्मल यूजेस 300, मतलब एवरेज हो गया ना। मैक्सिमम 450 और मिनिमम 150, ये दे रखा है। एंड दिस इज वीकली, और वीक का डेटा दे रखा है। अच्छा, फिर अगर आप ऑर्डर करते हो तो री ऑर्डर पीरियड भी कुछ रहेगा, जिसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम में एक्स के लिए क्या बोला है? 4 to 6 वीक्स। कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे, 4 वीक्स। मैक्सिमम 6 वीक्स। एवरेज आपको पता है। समझ आया? अब ये नंबर्स आ गए ना, फिर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में रखना है। अब मैक्सिमम लेवल ढूंढना है तो ढूंढ लो, आरओएल ढूंढना है ढूंढ लो, मिनिमम ढूंढ लो, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि इतना ही डेटा चाहिए होता है। अब बच्चों जैसे समय इसमें कुछ आने वाला नहीं। आप देख लो, सबसे पहले सपोज अपन निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में क्या अप्रोच लगाया था कि मैक्सिमम कंजम्पशन अगर हो भी जाए और लेट में लेट अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो, तो कितना, किस लेवल पे हम ऑर्डर प्लेस कर दे। तो मैक्सिमम कंजम्पशन एक वीक में कितना हो सकता है? मैंने उल्टा लिख दिया था, मिनिमम मैक्सिमम यूजेज। मिनिमम यूज 150 बोला है ना, 450। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक वीक में 450 यूनिट यूज हो सकते हैं। और लेट से लेट प्रोडक्ट आने में कितना टाइम लगेगा? 6 वीक्स लगेंगे। मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा ये। 2700 यूनिट्स, है ना। दिस इज योर री ऑर्डर लेवल। तो आपकी इन्वेंट्री में जैसे ही 2700 यूनिट पे इन्वेंट्री आ जाए, खत्म होते होते तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देना। दैट इज द पॉइंट ऑफ री ऑर्डरिंग। वैसा है, कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है उसके लिए तो ईओक्यू गिनना पड़ेगा। दिस इज नॉट द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन क्वांटिटी, दिस इज द पॉइंट एट विच न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड।
कितना ऑर्डर प्लेस करना है वो ईओक्यू बताएगा। यहाँ पे लेवल बता दिया, इन्वेंट्री का लेवल खत्म होते होते जैसे 2700 पे आ जाए नया ऑर्डर प्लेस कर देना तो सेफ रहेगा। तो पहला आ गया। दूसरा हमने क्या देखा इसके बाद, मिनिमम लेवल, मिनिमम ऑर्डरिंग लेवल, क्या फॉर्मूला था उसका? मिनिमम वाले में क्या अप्रोच देखा, एक तो आरओएल से स्टार्ट किया था ना, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई आरओएल माइनस एवरेज, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ये किया था। आरओएल तो आपने निकाल ही लिया ना, ये रहा 2700। अब इसमें से अगर नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन हो जाए एवरेज लीड टाइम में, तो कितना ऑन एन एवरेज यूज जाता होगा? 300 यूनिट यूज होते होंगे वीकली, और एवरेज लीड टाइम 5 वीक्स। तो 2700 में से 1500 गया, 1200। तो ये है आपका मिनिमम लेवल। समझ आए? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर? अब बाकी का मैक्सिमम लेवल, उसके फॉर्मूला में क्या बोला, आरओएल, जिस लेवल पे आप नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो प्लस जितना ऑर्डर प्लेस करते हो माइनस अगर मिनिमम टू मिनिमम भी यूज हो जाए तो उसमें फिर अपने पास कितना बचना चाहिए। तो आरओएल तो आपका आया हुआ है ना 2700, ईओक्यू निकालना पड़ेगा, और ये मिनिमम टू मिनिमम वाले का डेटा दिया हुआ है सारा, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना। ये होगा मिनिमम यूजेज मिनिमम लीड टाइम, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इंटू 4, दैट इज 600, डायरेक्ट लिख देते। ईओक्यू ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी ढूंढ पाएंगे? उसके लिए कोई डेटा दिया हुआ है क्या? अच्छा, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया आपको क्वेश्चन में, दिया हुआ है, गिनना नहीं है। रीऑर्डर क्वांटिटी लिखी 2000 यूनिट्स। अब वो ईओक्यू पे है या नहीं है क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में एक्चुअली उन्होंने आरओक्यू लिखा था, रीऑर्डर क्वांटिटी। अब वो कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं बोला तो हम ईओक्यू यूज करेंगे, और अगर दे रखा हो तो जो दिया है वो यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग क्वांटिटी दे रखी है कि जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2000 यूनिट का प्लेस होगा, तो ये प्लस हो गया। और मिनिमम टू मिनिमम कितना यूज होगा, 600। निकाल के देख लो कितना आ रहा है, 4100। ये मैक्स लेवल है, बहुत हो गया 4100 यूनिट से ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं वैसा, मैक्सिमम लेवल। और डेंजर लेवल के लिए क्या बोला था, निकाला इसमें? हाँ, डेंजर पूछा नहीं, एवरेज इन्वेंट्री पूछिए। एवरेज इन्वेंट्री में वो लिया मिनिमम प्लस हाफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी लिया। दो फॉर्मूला थे ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई टू, एक फॉर्मूला वो, दूसरा मिनिमम प्लस हाफ आरओक्यू या ईओक्यू। अपने पास दोनों ऑप्शन है ना, जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। अगर आप मान लो मिनिमम मैक्सिमम वाला यूज करते हो तो है ना क्वांटिटी, मिनिमम 1200, मैक्सिमम 4100, तो एवरेज आ जाएगा इन दोनों का। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई टू, ये हो गया 5300 डिवाइड बाई टू, कितना आएगा? दिस इज एवरेज। और दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, मिनिमम प्लस हाफ आर ओ क्यू। मिनिमम कितना है 1200, आर ओ क्यू कितना है 2000, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 1000। उस हिसाब से आंसर आएगा 2200। आंसर अलग आ सकता है, तो सेम थोड़ी आएगा, ये तो दो फॉर्मूला बनाने का मतलब ही नहीं था, आंसर अलग आएगा। पर दो अप्रोच उन्होंने अलग दिए, आप दोनों में से जो भी चाहो यूज कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि कोई एक ही करना है, आपकी मर्जी। जो कर रहे हो फॉर्मूला लिख देना। अगर आप ये कर रहे हो तो डायरेक्ट आंसर मत लिखो, उनको बताओ कि हमने मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपन टू किया है और वो यहीं से आए, तो रॉन्ग नहीं मिलेगा। बट आपने समझाया नहीं कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट नंबर लिख दिया तो मार्क्स कट हो जाएंगे। और अगर ये यूज कर रहे हो तो भी लिखो मिनिमम प्लस हाफ आर क्यू, और उस हिसाब से आंसर निकालो। दोनों में आंसर डिफरेंट ही आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो अप्रोचेज अलग है, दो वैल्यूज अलग है। डन, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सम एक्स वाला जो कंपोनेंट है उसको लेके कंप्लीट है, वैसे ही वाई वाला अब आप ट्राई कर सकते हो, तो समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से लिखने से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कहाँ से कहाँ जाना है। वो सब कुछ मैं बताता रहूंगा तो आपके आंसर बनते ही रहेंगे। तो यहाँ पे आते आते हमने ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ईओक्यू, ये सब समझ लिया। बाकी अप्रोचेस पे जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर?